वैसे समास के लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। समास के भेद। नित्य समास। नित्य समास पहला समास है नित्य समास। नित्य समास किसको बोलते हैं? सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, या फिर कई जगह आपको यह भी मिलेगा सच तत्पुरुषादिर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः नित्य समासः। सच तत्पुरुषादिर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, अर्थात जो तत्पुरुष आदि विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त है उसे केवल समास कहते हैं। केवल समास को नित्य समास भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, सहसुपाह। सहसुपाह एक सूत्र है। सहसुपाह ये कहता है एक सुबंध के दूसरे सुबंध के साथ में, एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ में विकल्प से समास होता है। सहसुपाह सुबंध सु ओजस अम और षष्ठाभ्याम विष और सभी जितने भी प्रातिपदिक है सब में सुबंध लगता है। जितने नाम हैं समझ लीजिए, जितने संज्ञाएं हैं जिसमें सुबंध, सब में सुबंध लगता है। कोई भी नाम ले लीजिए आप, सब में सुबंध लगेगा। तो सहसुपाह एक सुबंध का दूसरे सुबंध के साथ में विकल्प से समास होता है और वह समास कौन सा कहलाता है? नित्य समास, केवल समास। केवल समास कतिविधा चतुर्विधा। केवल समास 4 प्रकार का होता है। इव समास कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? इव समास, इव समास का उदाहरण दिया है वागार्थाविव। इव समास वागार्थाविव, इव आ रहा है इसमें, इसी से नाम पड़ा है इसका। वागार्थो प्लस इव, वागार्थाविव। अयादि संधि पढ़े हैं। अयादि संधि में ओ को आब होता है, ओ को आब हो जाता है ना, एचो एवह यावह। एच के स्थान पे क्रमशः अय अव आय अव आदेश होते हैं। वागार्थो इव क्या बनेगा? वागार्थाविव, वागार्थाविव। इवार्थ समास, इवार्थ समास में आ जाए काक गमनम इव, तालपतनम इव और काक तालम इव। इवार्थ समास में काक गमनम इव, तालपतनम इव, काक तालम इव, ये बन जाएगा आपका इवार्थ समास में। गुण समास में, गुण समास का उदाहरण है विस्पष्टम पटुः, विस्पष्ट पटुः गुण समास है और वो भी केवल समास या नित्य समास का उदाहरण है। क्रिया विशेषण समास में पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, भूतपूर्वः, वागार्थाविव इत्यादि केवल समास का उदाहरण है, नित्य समास का उदाहरण है। समास होने से क्या होता है? बीपीएससी +2 में क्वेश्चन आया था कि समासिक पद का, इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा ना, समासिक पद का किस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है? ये प्रश्न था। प्रातिपदिक संज्ञा का सूत्र है अर्थ बर धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, परंतु समासिक पद का उस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। उसके लिए यह सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है किस सूत्र से? कृतद्धित समासाश्च सूत्र से। कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से कृदंत, तद्धित और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अर्थवान शब्दों की अर्थ बद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। परंतु यदि समास में पूछे आपका विग्रह वाक्य का या समासिक पद का कुछ समास प्रातिपदिक संज्ञा पूछे तो आप उत्तर पे लगाइएगा टिक, कृतद्धित समासाश्च सूत्र से होती है। समास होने से कृतद्धित समासाश्च सूत्र से, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का लोप हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु एक सूत्र है, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र से सुप का लोप हो जाता है। पूछ सकता है सुप का लोप किससे होता है समास में? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से होता है। आगे देखिए अब वृत्ति। वृत्ति भी समास में काम आता है। तो वृत्ति क्या होता है, वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। परार्थाभिधानम किम भवति? परार्थाभिधानम वृत्ति। परार्थाभिधानम किम भवति?
वृत्ति और वृत्तयः कति भवन्ति, वृत्तियाँ कितनी होती है, पंचधा, वृत्तयः पंचधा भवन्ति, पंच भवन्ति, वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। परार्थाभिधानं किं भवति, वृत्ति, वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनाद्यंत धातु। कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति, ये 5 प्रकार की वृत्ति होते हैं। एक यह है कि नेट JRF तक का आपका समास से समाधान हो जाए, यहाँ से पढ़ लें आप तो सब सॉल्व कर लें, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कठिन आते हैं, सामान्य क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, कुछ विशेष होता है क्वेश्चन में। इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, सुबंध का इव के साथ समास होता है परंतु विभक्ति का लोप नहीं होता है। ये केवल समास का ही सब चल रहा है अभी। भागार्थो इव, भागार्थ इव, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, केवल समास के बारे में। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र के 6 प्रकार बताए गए हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। पहले जब व्याकरण शुरू किए थे उस दिन आपको बताए हैं ना, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। इसके विषय में विशेष जानकारी उस वाले वीडियो से देख लेना है आपको। अव्यय भाव समास देखते हैं अब। अव्यय, न व्यय, अव्यय। अव्यय किसको बोलते हैं पहले बता दीजिए, अव्यय के बारे में जानते हैं तो। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। कहते हैं सारे विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका रूप नहीं चलता है, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय भाव समास पढ़ रहे हैं यहाँ पे। न अनव्ययम अव्ययम भवति इत्यव्ययी भावः। अनव्ययम, अव्ययम भवति, जो अव्यय नहीं है वो भी अव्यय हो जाता है अव्यय भाव समास में आकर के। जो बीजेपी माइंड का नहीं है, बीजेपी दल में आकर के बीजेपी जैसा हो जाता है, अव्यय भाव समास। मतलब उस विशेष में आकर के, अव्यय भाव समास में आकर के उसके जैसा हो जाता है, अव्यय भाव समास एव। अनव्ययम अव्ययम भवति इत्यव्ययी भावः। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्ययी होता है। अनव्यय मतलब जान रहे हैं ना, अव्यय नहीं है। पूर्व पद में तो अव्यय होगा और उत्तर पद में अव्यय नहीं होगा, परंतु अव्यय भाव में जब गणना हो गई उसकी तो अव्यय कहलाएगा, समस्त पद अव्यय कहलाएगा। अनव्ययम अव्ययम भवति इत्यव्ययी भावः। अव्यय भाव समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद अनव्ययी होता है, किंतु समस्त पद अव्यय हो जाता है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो किं भवति, अव्ययी भावः। प्रायेण पूर्व पद प्रधान कः समासः, अव्ययी भाव समासः। कस्मिन् समासे पूर्व पदस्य प्रधानता भवति, अव्ययी भाव समासे पूर्व पदस्य प्रधानता भवति। सामान्यतः अव्ययी भाव समास 3 प्रकार का होता है। वैसे ये पूछता नहीं है कि अव्ययी भाव समास कितने प्रकार का होता है, पर समझने के लिए समझिए इसको। सामान्यतः अव्ययी भाव समास 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वो? अव्यय रहित, कुछ ऐसे भी हैं अव्ययी भाव समास में जिसका अव्यय के बिना प्रयोग होता है। जैसे जलस्य पारे पारे जलम, अव्यय नहीं है इसमें कोई। जलस्य पारे पारे जलम। सभायाः मध्ये मध्ये सभम, अव्यय रहित है। दूसरा होता है अव्यय पूर्व पद, और तीसरा है अव्यय उत्तर पद। अव्यय उत्तर पद में प्रयोग होता है कुछ उदाहरणों में। अव्यय रहित, अव्यय पूर्व पद और तीसरा नीचे आएगा अव्यय उत्तर पद।
अव्यय रहित में जल से पारे, पारे जलम, सभाया मध्य, मध्य जलम। और अव्यय पूर्व पद वाला भी पढ़ते हैं, ये थोड़ा विस्तृत है। अव्यय भाव समास कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, अव्यय रहित, अव्यय पूर्व पद और अव्यय उत्तर पद। अव्यय रहित आपको पढ़ाया मैंने अभी। अव्यय रहित में जल से पारे, पारे जलम, सभाया मध्य, मध्य जलम, अव्यय पूर्व पद वाला पढ़ रहे हैं। जिसका सूत्र है मुख्य रूप से अव्यय भाव समास का पाणिनि का सूत्र है। द्वितीय अध्याय में यदि आपसे पूछ ले कि समास का वर्णन कहाँ पे है, अष्टाध्यायी में किस अध्याय में समास का वर्णन है, तो इसको लिख लीजिए। अष्टाध्यायी में समास का वर्णन दूसरा अध्याय के प्रथम पाद में वर्णन है। दूसरा अध्याय के प्रथम पाद और द्वितीय पाद में समास का वर्णन है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद में समास के बारे में वर्णन है। उसके बाद तृतीय पाद में विभक्ति के बारे में वर्णन आ जाता है, कारक के बारे में। अभी समास पढ़ रहे हैं, समास देख लेते हैं। प्रथम पाद और द्वितीय पाद, अष्टाध्याय के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद और द्वितीय पाद में समास के सूत्रों के बारे में वर्णन है, समासिक वर्णन है। और प्रत्यय के बारे में नहीं पूछता है, समास के प्रत्यय वर्णन है छठा अध्याय में। मुख्य सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भवत्यया संप्रति भाव पश्चात यथा आनुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भवत्यया संप्रति शब्द पश्चात यथा आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये मुख्य सूत्र है। इसको अलग अलग पढ़िए। विभक्ति, सामीप्य, समृद्धि, वृद्धि। वृद्धि कहते हैं रिद्धि का अभाव होना ही वृद्धि कहलाता है। अर्थाभाव, अत्यय, अतीत होना, असंप्रति, वर्तमान काल में युक्त ना होना, शब्द प्रादुर्भाव, प्रसिद्धि, पश्चात, यथार्थ, अनुपूर्व्य, अनुक्रम के अर्थ में है अनुपूर्व्य, योगपद्य, एक ही समय में होना योगपद्य कहलाता है। सादृश्य, संपत्ति, संपत्ति का अर्थ होता है आत्मानुरूपता संपत्ति ही। साकल्य, साकल्य का अर्थ होता है संपूर्णता, संपूर्ण, सत्रणम, साकल्यम, तृण को भी साथ में लेकर के। और अंत, इन अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। अव्यय का इन अर्थों में, जितना अर्थ बताया गया आपको, इन अर्थों में अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। सुबंध के साथ में होगा, ध्यान रखना है। पद विधि ही हमेशा समर्थवान पदों की होगी और शुभ के साथ में सुबंध का समास होता है सहसुपाह सूत्र से। अव्यय भाव समास के उदाहरण विभक्ति अर्थ में हरो इति, अधिहरि। इसमें से क्या याद करना है आपको? विग्रह वाक्य कैसे बन रहे हैं और समस्त पद किस तरह से बनता है, ये याद कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हरो इति, अधिहरि सप्तमी के अर्थ में है, विभक्ति में भी सप्तमी के अर्थ में। हरो कहाँ का रूप है? सप्तमी का है ना, हरोंगी हो जाएगा। अलौकिक विग्रह पूछता है इसका, तो हरोंगी और इति। आत्मनि इति, अध्यात्मम। आत्मनि कहाँ का रूप है? ये भी सप्तमी का अर्थ है, सप्तमी में है। आत्मनि सप्तमी विभक्ति एक वचन। समीपम में देखिए, समीपम में नद्या समीपम उपनदम, नदी के समीप। गंगाया समीपम उपगंगम, नगरस्य समीपम उपनगरम। समीपम षष्ठी विभक्ति में ही बनता है। समीपम का अर्थ जब भी पूछे समीपम का उपयोग किस विभक्ति में होता है? सप्तमी में। नद्या समीपम उपनदम, गंगाया समीपम उपगंगम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, मोहनस्य समीपम उपमोहनम, रामस्य समीपम उपरामम। अब गंगायाः नगरस्य, जहाँ भी षष्ठी विभक्ति आएगी तो आपसे यदि अलौकिक विग्रह पूछ ले
अलौकिक विग्रह तो कैसे देंगे इसका अलौकिक विग्रह? नदी रूप लिखेंगे, मूल रूप नद्या समीपम, नदी, और षष्ठी विभक्ति में रूप आता है गश, गस बनता है अलौकिक विग्रह में, गस और आम, नदी गस, और समीप का तो समीप ही रहेगा, नदी गस समीप सु लोप हो जाएगा फिर उसका। गंगाया समीपम उपगंगम, नगरस समीपम उपनगरम, नगर। समृद्धि के अर्थ में मद्रानाम समृद्धि सुमद्रम, ये तो लौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह यदि पूछता है आपसे तो क्या देंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मद्रानाम, आम आ जाएगा, मद्र शब्द है, मद्र आम और समृद्धि सु, मद्रानाम समृद्धि सुमद्रम। भिक्षानाम समृद्धि उसी तरह से भिक्षा आम समृद्धि सु। यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, यवनों की दुर्गति, भिक्षानाम वृद्धि दुर्भिक्षम। अर्थाभाव, मक्षिकानाम अभावः, ये भी षष्ठी में है ना। और यदि अलौकिक विग्रह पूछता है आपसे तो मक्षिका शब्द है, मक्षिका, और षष्ठी विभक्ति में सुबंत में आता है आम, मक्षिकानाम अभावः, मक्षिका आम लिखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा मक्षिका आम अभावसु। विघ्नानाम अभावः, विघ्न शब्द है, आम आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, और अभावसु, विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम। अत्यय अर्थ में हेमस्य अत्ययः अति हेमम, षष्ठी विभक्ति में गस अलौकिक विग्रह में, और रोगस्य अत्ययः अति रोगम, रोग का नाश। असंप्रति निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम, इस समय नींद उचित नहीं है, निद्रा संप्रति न युज्यते। और ये वाला का विग्रह पूछ लेता है, अति निद्रम दे देगा, या फिर ये लिख देगा निद्रा संप्रति न युज्यते, इसका समस्त पद क्या बनता है? निद्रा संप्रति न युज्यते, इसका समस्त पद बनेगा अति निद्रम, या अति निद्रम का विग्रह वाक्य बनता है निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम, इसका हिंदी में अर्थ होता है इस समय नींद उचित नहीं है। स्वप्न संप्रति न युज्यते अति स्वप्नम, इस समय स्वप्न उचित नहीं है। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि, हरि शब्द का प्रकट होना, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु। पश्चात अर्थ में विष्णु पश्चात अनुविष्णु, रामस्य पश्चात अनुरामम, और यथा, यथा अव्यय है, और यथा का 4 अर्थ होता है, यथा अव्यय का 4 अर्थों में समास होता है। यथा अव्यय का कितने अर्थों में समास होता है? 4 अर्थों में। कौन कौन से हैं हुए? योग्यता, विप्सा, योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य, इन 4 अर्थों में यथा का समास होता है। योग्यता का उदाहरण देखिए, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य, गुणस्य योग्यम अनुगुणम, गुण के योग्य। विप्सा अर्थ में गृहम गृहम प्रति, गृहम गृहम प्रत्येक गृहम, प्रत्येक घर में, ऐसे बोलते हैं ना, प्रति गृहम भोजनम वितर, प्रत्येक घर में भोजन बांट दो। प्रति विद्यालयम पुस्तकम वितर, वितर, प्रत्येक विद्यालयों में पुस्तक बांट दो। दीनम दीनम प्रतिदीनम, पदार्थानतिवृत्ति शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, पदार्थानतिवृत्ति क्रम में उदाहरण है शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, और बलम अनतिक्रम्य यथाबलम। यथाबलम, यथाशक्ति पढ़ना चाहिए, यथाबलम यथामति कार्य करना चाहिए। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिनम, प्रतिगृहम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। सादृश्य, अब देखिए आगे, सादृश्य अर्थ में, सादृश्य में कहा गया हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम सहरी,
हरि की समानता, रूपस्य सादृश्यम स्वरूपम, रूप की समानता, रूपस्य, यदि अलौकिक विग्रह आपसे पूछे यहाँ पे रूपस्य में रूप और ngस, मूल रूप हो जाएगा रूप ngस और सादृश्य सु। अनुपूर्वी अर्थ में ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्यम, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्णम, अनुज्येष्ठम, अनुपूर्व्यम हो जाएगा यहाँ पे ज्येष्ठस्य अनुपूर्व्यम, अनुज्येष्ठम, वर्णस्य आनुपूर्व्यम, अनुवर्णम, वर्ण के क्रम से। योगपद अर्थ में है चक्रेन युगपद सचक्रम, चक्र के साथ, हर्षेन युगपद सहर्षम, सचक्रम, सहचक्रम का लौकिक विग्रह क्या बनेगा? चक्रेन युगपद, लौकिक विग्रह हुआ। और अलौकिक विग्रह करेंगे तो चक्र तृतीया विभक्ति में आता है टा, चक्र टा तृतीया विभक्ति का है, और युगपद शु, सचक्रम। हर्षेन युगपद, इसका भी इसी तरह से हो जाएगा। सादृश्य में सदृशः सख्या ससखी, मित्र जैसा, सदृशः वर्णेन सवर्णम। संपत्ति अर्थ में छत्राणाम संपत्ति सुछत्रम, सुछत्रम का लौकिक विग्रह छत्राणाम संपत्ति ही, सुक्षत्रियम, क्षत्रियाणाम संपत्ति सुक्षत्रियम। साकल्य, साकल्य, साकल्य का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, संपूर्ण का अर्थ होता है साकल्य। तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम, तृण को भी छोड़ करके, तिनकों को भी नहीं छोड़ा, तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनकों को बिना छोड़े, सतृणम। मर्यादा अर्थ में आमरणात्, आमरणम, मरणे तक, आजीवनात्, आजीवनम, आपाटलिपुत्रात्, अपाटलिपुत्र तक, अभागलपुरात्, भागलपुर तक, आप बिहारात, आ मध्य प्रदेशात इत्यादि। अंतवचन अर्थ में अग्नि ग्रंथ पर्यंतम साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंत पड़ता है साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधिते इति साग्नि। साग्नि का यदि आपसे लौकिक विग्रह पूछे, लौकिक विग्रह, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधिते इति साग्नि, या अग्नि ग्रंथ पर्यंतम साग्नि। अव्ययीभाव समास की सूची है, यदि आपने ऊपर समझ लिया है तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, दोहराएंगे तो काम आएगा। समस्त पद और समास विग्रह। अतिवाधम, वाधाय अत्यय अतिवाधम, अतिशोकम, शोकः संप्रति न योज्यते अतिशोकम, अनुरथम, रथस्य पश्चात अनुरथम, अनुकूलम, कुलस्य योग्यम अनुकूलम, यथा ज्ञानम, ज्ञानम अनतिक्रम्य यथा ज्ञानम, प्रत्यग्नि, अग्नि प्रति प्रत्यग्नि, अग्निम प्रति, पारे समुद्रम, समुद्रस्य पारम, पारे समुद्रम, मध्यगंगम, गंगायाः मध्यम, मध्यगंगम, त्रिगंगम, तिसृणाम गंगानाम समाहार त्रिगंगम, त्रिगंगम नदी विश्व एक सूत्र आएगा। उन्मत्त गंगम, उन्मत्तः गंगा यस्मिन् इति उन्मत्त गंगम, अनुगमम, गोह पश्चात अनुगमम, अनुगिरम, गिरे पश्चात, अन्वक्षम, अक्षिणः अनु, अन्वक्षम, अक्षिणः समम, समक्षम, परोक्षम, अक्षिणः परम, जो आपके समक्ष नहीं हुआ उसको बोलते हैं परोक्ष, अक्षिणः परम परोक्षम। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? अक्षिणः प्रति, जो सामने हुआ है आपके सामने उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अक्षिणः प्रति। आवालम, अवालेभ्यः इति आवालम, आमुक्ति, आमुक्ते इति। अव्यय उत्तर पद अव्यय भाव समास, तीन प्रकार के समास बताया था मैंने आपको। अव्यय भाव समास तीन प्रकार के होते हैं, अव्यय रहित, अव्यय पूर्व पद और अव्यय उत्तर पद। ये तीसरा देख लेते हैं। अव्यय उत्तर पद समास में क्या होगा? साकस्य लेशः, साक प्रति, अक्षेन विपरीतम वृत्तम अक्षपरि, अक्षेन विपरीतम वृत्तम अक्षपरि। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम,
समास में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। ये उपसर्जन संज्ञा पूछ लेता है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जनम किम भवति? पूर्वम। उपसर्जन हमेशा पूर्व में प्रयोग होता है। उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम। अव्ययी भावे चाकाले एक सूत्र है, ये कहता है अव्ययी भाव समास में सह को श हो जाता है। अव्ययी भाव समास में सह को स हो जाता है। इसका उदाहरण है कालवाची शब्द परे हो तो नहीं होगा। इसने यहाँ पे बीच में एक कारण बता दिया कि कालवाची शब्द परे रहेगा तो नहीं होगा, नहीं तो अव्ययी भाव समास में सह को श हो जाएगा। जैसे हरे सादृश्यम सहरी, चक्रेण युगपत् सचक्रम, सछत्रम, सतृणम, ये उदाहरण पहले भी आ चुके हैं, पर इस सूत्र का उदाहरण ही ध्यान रखना है। अव्यय भावे चा काले सूत्र का कालवाची में नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है एक, नदीभिश्च। संख्यावाची सुबंत नदीवाचक सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। संख्यावाची सुबंत नदीवाचक सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, द्वियमुनम, पंच यमुना, पंच यमुनम, पंचगंगम, पंच सरस्वती इत्यादि जहाँ जोड़ेंगे वहाँ पर समास नहीं होगा नदीभिश्च सूत्र से। लेकिन उसमें अव्यय भाव समास होगा ना सर? हाँ, इसमें संख्या पूर्वो द्विगु कहते हैं ना, संख्या पूर्वो द्विगुहु, संख्या पूर्वे द्विगुहु। पूर्व में यदि संख्या हो तो द्विगु समास होता है, परंतु नदीभिश्च समास कहता है, नदीभिश्च समास ये कहता है सूत्र, नदीभिश्च सूत्र कहता है कि यदि संख्यावाची पूर्व में हो और बाद में नदीवाची हो, संख्या यदि पहले हो और बाद में नदीवाची कोई शब्द आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास पहले है इसलिए, और ये सूत्र ये पहले ही है, द्विगु का नाम नहीं लिया इसने, तो अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा। पंचगंगम, द्वियमुनम इत्यादि रूप बनेंगे इसमें। अव्ययी भाव समास में समासांत तच प्रत्यय होते हैं। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः, इसका उदाहरण है उपसर्दम, उपविपासम। अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्यः सूत्र से टच प्रत्यय होगा, उपसर्दम, उपविपासम। और जराया जरश्च, जरा को जर हो जाता है, इसका उदाहरण है उपजरसम। नस्तदिते, उपराजम, अध्यात्मम। नपुंसकाद अन्यत्रस्याम, नपुंसकाद है ये, नपुंसकाद अन्यत्रस्याम का उदाहरण हो जाएगा। इसमें भी टच प्रत्यय हुआ है, उपचर्मम, उपचर्म विकल्प से। झयः एक सूत्र है अष्टाध्याय के छठा अध्याय में, उपसमिधम और उपसमित ये बनता है। थोड़ा थोड़ा प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, 5-7 प्रश्नोत्तरी है, उसके बाद अवकाश। सच तत्पुरुषादि विशेष संज्ञा विनन मुक्ता का समासः। तत्पुरुषः द्वंद्वः अव्ययी भाव या बहुब्रीहि, या फिर सच तत्पुरुषादि संज्ञा विनन मुक्ता का समासः, यहाँ ऑप्शन नहीं रखा है, केवल समासः, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और केवल समास। उदाहरण केवल समास हो जाएगा, केवल समासः। प्रायेण, अगला प्रश्न है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान कस्मिन् समासे भवति। अव्ययी भाव समासे, बहुत अच्छा। प्रायेण उत्तर पद प्रधान कः समासः। तत्पुरुष समास। प्रायेण अन्य पद प्रधानों का समासः। बहुब्रीहि समास, बहुत अच्छा। प्रायेण उभय पद प्रधान कस्मिन् समासे भवति। द्विगु समासे। कर्मधारय में प्रायेण उभय पद प्रधान कस्मिन् समासे भवति। द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास में होगा। कर्मधारय द्विगुकस्य समासस्य भेदः मन्यते। तत्पुरुष। तत्पुरुषस्य भेदः मन्यते। केवल समासस्य उदाहरणम् अस्ति भूतपूर्वः, भागार्थः इव, काकगमनम् इव, तालपातनम् इव। ये सभी केवल समास के उदाहरण हैं। समास संज्ञा मात्र युक्तः का समासः। समास संज्ञा मात्र युक्तः का समासः केवल समास। केवल समासः जी। केवल समास कतिविधः? चतुर्विधः। केवल समास चतुर्विधः भवति। बहुत अच्छा है। केवल समासस्य प्रकारः अस्ति इव समासः, जिसका उदाहरण है भागार्थ इव, भागार्थ इव, इवार्थ समासः, काकगमनम् इव, तालपतनम् इव, काकतालम। गुण समास में आया था विस्पष्टम पटु, विस्पष्ट पटु। क्रिया विशेषण समास पूर्वम भूतः, भूतपूर्वः। वृत्तयः कति भवन्ति? पंच। कौन कौन सी वृत्तियां हैं? कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनाद्यंत। ये 5 वृत्तियां हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? पूर्व पद। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 2, लौकिक अलौकिक। लौकिक अलौकिक विग्रह। स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह भी होता है। स्वपद विग्रह में अनित्य समास और अस्वपद विग्रह में नित्य समास होता है। वृत्त्यर्थ अपवोदकम वाक्यम किम भवति? वृत्त्यर्थ अपवोद वाक्यम विग्रह, जिसको व्यास भी कहते हैं, व्यासः। वृत्त्यर्थ अपवोदकम वाक्यम विग्रह व्यास नामना विधीयते। और बताइए, वृत्त्यर्थ अपवोदकम वाक्यम विग्रह, समस्त पद, विग्रह पद। समास किसको बोलते हैं? समास संस्कृत में समासनम इति समासः। समसनम समासः, संक्षिप्तीकरणम समासः, अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः। ये सभी है। ठीक है, बहुत देर से पढ़े आप सभी, बहुत देर से।